लास्ट वीक बहुत हेक्टिक रहा। ग्लोबल न्यूज़ वगैरह बहुत चलती रही। रोज सुबह एक बैंक का खराब न्यूज़ आता था, दोपहर तक आता था कि उनके सेंट्रल बैंक से उनको बेल आउट करने की कोशिश करेंगे, या तो इधर इन फॉर्म ऑफ लोन, या फिर कोई बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये लोग क्या है, इन्वेस्ट करके किसी बैंक को बचाने की कोशिश करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक के सारे कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसफ़र किया गवर्नमेंट ने, यूएस वालों ने। फिर उसके बाद एक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक आया तो उसमें 30 बिलियन डॉलर्स इन्फ्यूज़ कराए गए। जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और ऐसे काफ़ी सारे बैंक से। फिर भी उसके बाद भी क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्रेडिट स्विस को 54 बिलियन का एडिशनल क्रेडिट उनके सेंट्रल बैंक ने दिया। फिर भी क्राइसिस चले जा रहा है, चले जा रहा है एंड बढ़ते जा रहा है। एंड कल एक लास्ट आवर ऑफ द मार्केट्स में एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ आया, जिसके कारण क्या है, मार्केट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। और कल ग्लोबल सेंटिमेंट भी, हमारा मार्केट भले ऊपर जाके बंद हुआ, ऊपर जाने के बंद होने का मेन रीज़न था कि एफटीएससी की रीबैलेंसिंग थी, प्लस एचडीएफसी का मर्जर का न्यूज़ आया। तो उसके कारण एचडीएफसी ट्विंस शूट करे, और चूंकि रीबैलेंसिंग थी तो उसमें कुछ स्टॉक्स पे एडिशनल वेटेज आना था। उसके कारण क्या, तो शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। शॉर्ट कवरिंग मूव भी फ्राइडे को मिलता है, तो क्या होता है कि आप सब लोग पोजीशंस काट के जाना चाहते हैं, वीकेंड में कोई पोजीशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो उसी तरह से हुआ है, लोग पोजीशंस कंटिन्यू करके जा रहे थे अपना। अब काट के तो गए हैं लोग पोजीशंस, लेकिन काफ़ी लोग लॉन्ग भी करके गए होंगे, क्योंकि लोगों को लगा होगा बस मार्केट तो अब यहाँ से निकल सकता है ऊपर, सब चीज़ें ठीक हो गई। बट रात में अचानक से न्यूज़ आया, एंड यूएस में तो जो चल रहा है सो चल ही रहा है। एक ये आर्टिकल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पब्लिश हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल काफ़ी फॉलो किया जाने वाला आर्टिकल लिखता है, एंड काफ़ी इसकी रीडरशिप है। इसने लिखा है कि डजन्स ऑफ बैंक्स में फेस सिमिलर रिस्क टू सिलिकॉन वैली बैंक। मैंने भी संडे लास्ट वीडियो में 5-6 बैंक्स का डिस्कस किया था कि 5-6 बैंक ऐसे हो सकते हैं जो इस लाइन में जा सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है डजन्स का, हेडलाइन में डजन्स लिखा है, नीचे अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे 186 बैंक आर प्रोन टू सिमिलर रिस्क। ठीक है, 186 बैंक, और $2.5 लाख का ही डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब इस सिनारियो में मार्केट इतना पैनिक क्यों कर रहा है? देखिए, एफ आई डी सी जो यूएस का आरबीआई, हमारा जैसे आरबीआई है तो यूएस में आपका फेड चलता है, फेड का एक इंश्योरेंस है जिसके थ्रू मिलता है। तो हमारे यहाँ भी आरबीआई का जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, उनका $2.5 लाख का इंश्योरेंस है। तो हमारे यहाँ टेक्निकली 6,500-7,000 डॉलर का इंश्योरेंस ही है। उनके यहाँ तो चलिए $2.5 लाख का इंश्योरेंस है, तो ठीक है, मतलब टू एन एक्सटेंट डिपॉजिटर्स कुछ हद तक से फील कर सकते हैं। एफ आई डी सी ने कहा है कि वो डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी बैंक का हो। तो डिपॉजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। बट जो सिलिकॉन वैली के केस में हुआ कि शेयर होल्डर का वैल्यू को सीधा जीरो कर दिया गया। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं, उनके दिमाग में क्या डर रहता है कि इसी तरह बैंक्स के वैल्यू को सीधा जीरो कर देगा, डिपॉजिटर्स को तो गवर्नमेंट बचा लेगी, बट बैंक की वैल्यू को जीरो कर देगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करके क्यों रखें? तो आप कोशिश करो ये चीज़ समझने की कि इन्वेस्टर्स ही शेयर होल्डर होते हैं, राइट? वही शेयर्स खरीद के बैठे हैं, उन्हीं के कारण वो शेयर का प्राइस हाई है। जब सारे शेयर होल्डर बेचने लगे, क्यों? क्योंकि क्या पता उनके बैंक का वैल्यू जीरो हो जाए, तो डरते हैं लोग। वही चीज़ चल रही है अभी। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और ये सिचुएशन अराइज क्यों है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्योंकि कुछ भी होती है तो लोगों को दिमाग में पहले ये डर होता है कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो देखिए, टू दैट एक्सटेंट हमारा कंट्री थोड़ा बेटर ऑफ है, क्योंकि वो जीरो के इंटरेस्ट तक जाके वहां से 5% पे पहुंचे हैं। हम नीचे भी गए थे तो 4.5% पे गए थे, एंड ऊपर भी आए तो 7% पे ही आए हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि 7% इन सेंस है तो 6% के नीचे, 6.5% ही है। लेकिन मतलब जो डिपॉजिटर्स को एफडी में मिल रहा है वो 7% के आसपास ऑन एन एवरेज मिल रहा है। तो मतलब हमने जो चेंज भी करा तो हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, राइट? मतलब हम 4.5 से आए तो 3.5-3% का हमने वो मूवमेंट दिया है, कंपेयर टू वो लोगों का, वो लोगों ने ऑलमोस्ट 5% का मूवमेंट दिया है जीरो से। वहीं पे डिफरेंस आता है कि जीरो से आप कभी मूव करते हो तो वो बहुत खतरनाक होता है। हुआ क्या, जब उनका जीरो चल रहा था। अब बैंक्स का कैसा है कि बैंक्स में जो भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो, वो पैसे रख के वो क्या करेंगे, उनको बैंक में पैसे रखने से तो उनका पैसा ग्रो नहीं होता है। वो क्या करते हैं, कुछ एसेट्स वगैरह लेते हैं। और यूएस में लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स 2.5%, 3% ही चलते हैं। अभी भी उनका 10 ईयर 3.5% चल रहा है, एंड 30 ईयर 3% समथिंग चल रहा है, 3.2 समथिंग चल रहा है।
तो 2.5-3% चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता था उनका। तो उन्होंने क्या देखा कि चलो ठीक है, अगर 2-3% कहीं से रिटर्न आ जाता है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते, तो लोगों ने इन्वेस्ट, बैंक्स ने जो पैसे उनको मिलते थे वो इन्वेस्ट करते जाते थे। और इन्वेस्टमेंट कभी भी वो लोग कोई भी एक ही ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं करते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, कोई 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट होता है, कोई 5 साल का होगा, कोई 1 साल का होगा, कोई 1.5-2 साल का होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, अचानक से ये जो 5% तक रेट शूट किया एक विद इन, से फॉर एग्जाम्पल लेस देन 1 ईयर में, हुआ क्या कि आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2-2.5% आ रहा है, आपको जो पे ऑफ करना है वो अब आपको 3-3.5-5% तक करना पड़ जा रहा है। इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई मेरे को अभी इतना यील्ड चल रहा है, मेरे को ये रिटर्न चाहिए। तो आपने अर्निंग आपकी है 2-3% की, आपका एक्सपेंडिचर है 5% का, एंड बार बार फेड ये बोल रहा है कि रेट कैन रिमेन हायर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है कि काफी दिन तक रह सकता है, तो 1-1.5 साल पर तक भी रह गया तो उतने बड़े अमाउंट पे 2-3% का नेट लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड। मतलब जो रिसीव हमको होना है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, और जो हमको इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को या डिपॉजिटर्स को पैसे देने पड़ेंगे, उसमें 2-3% का गैप हो गया। इंडिया में कैसा है, अभी भी लोन का रेट एफडी के रेट से ज़्यादा चल रहा है, तो हम पॉजिटिव में बैठे हुए हैं अभी भी, यानी बैंक जिस रेट में लोन देंगे उससे कम ही है एफडी का रेट, वहाँ उल्टा हो गया। वहाँ पे क्या चल रहा है, इसी को यील्ड कर्व इन्वर्जन बोलते हैं। हमारा भी यील्ड कर्व इन्वर्जन पे आ रहा था, समहाउ आरबीआई ने उसको बचा के रखा है, हमारा यील्ड कर्व अभी इन्वर्ट नहीं हुआ है। यील्ड कर्व इन्वर्जन होने पे ये दिक्कत खड़ी हो सकती है कहीं भी। थैंकफुली हमारे यहाँ रेगुलेटर्स थोड़े से प्रॉम्प्ट हैं। प्रॉम्प्ट भी कैसे है, हमारे यहाँ रेगुलेटर्स के मतलब खराब सिचुएशन होने ही नहीं दिया उन्होंने कभी। उन्होंने तो सिचुएशन पहले खराब किया फिर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले वेंटिलेटर पे डाल दो पेशेंट को, फिर सोचो कि पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाले कैसे। हमारे यहाँ तो पहला दिन से ही पैरासिटामोल चलाया जा रहा है कि भाई कोशिश करते हैं कि नहीं, अभी बचा लेना है, जितना बचा सकते हैं पहले बचाते हैं, कुछ खराब होगा तब सोचेंगे कि वेंटिलेटर पे डालना है कि नहीं डालना है, बट अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है। तो ये चीज हुआ, उस मामले में हम सेफ है। तो बैंक जिस रेट पे लेंड कर रहे हैं वो सस्ता है, ठीक है। और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे वो लोग आरबीआई के पास पैसे रखते हैं तो आरबीआई भी 6, 6.25, 7% देता है, ठीक है। तो अब आरबीआई के बॉन्ड्स भी, गवर्नमेंट के ट्रेजरी यील्ड्स भी पैसा अच्छा दे रहे हैं, तो इनको रिसीव भी अच्छा हो रहा है। वही पैसा ये जो भी एफडी वगैरह करना है तो उनको देते हैं, और सेविंग्स बैंक में जो पैसे रखे हैं उनमें इनको कुछ देना नहीं होता, तो ये यहाँ पे बच जाते हैं। तो हमारे बैंक अभी भी सेफ कंडीशन में, सेफ जोन में है। कुछ और कर्व इन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल सेफ है। यूएस में सेम चीज का उल्टा हो गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करे उसमें 1.5-2% आने हैं। और छोटे बैंक में प्रॉब्लम क्या है, छोटे बैंक का पोर्टफोलियो और छोटा है, तो वो क्या है, ये जो 1.5-2% का लॉस है उसको ले नहीं पाएंगे। बड़े बैंक जो हो गए, सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, इनके क्या डाइवर्सिफाइड है, प्लस मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो ये लोग हर तरह के बिजनेस में हैं, प्लस इनके हेज फंड्स वगैरह भी काफी कुछ इनके चलते हैं, तो ये क्या है, मार्केट से रिटर्न्स निकाल लेते हैं। बट जो छोटे बैंक हैं यूएस के, वो फंस गए हैं, वो ट्रबल में आ गए हैं, एंड वही ट्रबल कैस्केड किया जा रहा है। तो ये जो 186 बैंक का नाम आ रहा है, तो आप सोचो कि मतलब वहाँ के जितने रीजनल बैंक्स हैं, जितने छोटे बैंक्स हैं, सबके सब अभी दिक्कत में आ सकते हैं फॉर द सिमिलर रीजन। अभी तक बचे हुए हैं। जब भी सिस्टमैटिक रिस्क खड़ा होता है तो वो एक टाइम ले आता है जहां पे बैंकिंग का कंसोलिडेशन होगा, तो उस पर क्या होगा, छोटे बैंक को बड़े बैंक में मर्ज किया जाएगा एंड ऑल दैट, सो दैट उनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी संभाल पाए इन तरह के बैलेंस शीट्स को। मतलब खराब बैलेंस शीट को बड़े बैलेंस शीट में मर्ज करेंगे तो ओवरऑल इफेक्टिव पिक्चर उतना खराब नहीं होता है। तो 186 बैंक इस तरह से आ रहे हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है। कुछ बैंक तो खुद से संभाल लेंगे उनके रिस्क असेसमेंट के थ्रू, या उनका खुद का मतलब लोग अच्छे होंगे तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो कुछ बैंक्स नहीं मैनेज कर पाएंगे, जो हम लोग लास्ट वीक तक 5-6 बैंक सोच रहे थे, वो अगर 15-20 हो जाते हैं तो दिक्कत तो है। और आप समझो, पैसा जीरो होना एक दिन में ठीक किसी को नहीं लगता है। आप मान लो 10 बिलियन का मार्केट कैप था, मतलब 80,000 करोड़ का बैंक था वो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अब उसकी वैल्यू एक वीक के अंदर जीरो हो गई, तो 80,000 करोड़ का इन्वेस्टर वेल्थ तो जीरो हो गई। सिमिलरली और सब बैंक्स के भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर उस चीज के लिए डर गए कि भाई इस तरह से आप हर बैंक की वैल्यू को जीरो कर दोगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो इन्वेस्टर्स को निकलना पड़ेगा। वही निकलने के कारण क्या होगा कि ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, और उसके कारण क्या होगा, जितनी इनकी शेयर्स की वैल्यू गिरेगी उतना पैनिक और क्रिएट होते जाएगा। क्यों, शेयर्स की वैल्यू गिरने पर डिपॉजिटर्स को लगेगा भाई यहाँ से पैसे निकालो। और प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी बैंक पैसे अपने पास रखता नहीं है,
वो पैसे को कहीं ना कहीं लगा के रखता है। अब एक संग सब लोग मांगने पहुंच जाएंगे तो वो देंगे कहाँ से पैसे? तो वहीं पे प्रॉब्लम आ गई है। एंड वो चूंकि पैसे आप नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अभी 186 बैंक है, हम बस यही सोच सकते हैं कि जितना कम से कम हो। एक लाइन बोला जाता है कि अगर आग लगेगी तो सब लोग फंसेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर इस तरह का कुछ आग लगता है तो इफेक्ट हर जगह स्पिल ओवर होगा। कुछ हमारे इंडियन कंपनीज भी होंगे जो बाहर के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे टर्मोइल है तो इनके भी एमटीएम हिलेंगे। इनका अगर लॉसेस वगैरह हिलेंगे तो इनके बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा। छोटा मोटा इफेक्ट तो आना ही है, क्योंकि सब लोग कनेक्टेड इकोनॉमी में है। कुछ भी लोग बोले, बट मनी कनेक्टेड है, पैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्वेस्टर्स वेल्थ कम होते हैं तो उतना पैसा इन्वेस्टर्स के कैपिटल से उड़ गया। और इन्वेस्टर के कैपिटल से उड़ने का सिचुएशन जब भी चालू होता है तो वो कहीं और से मैनेज करना पड़ता है। वो कहीं और से जब मैनेज करना पड़ता है तो उससे स्टॉक मार्केट में टर्मोइल चलते रहते हैं। रिगार्डिंग, अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो क्या हमारा मार्केट कल 14,000 जाएगा, 15,000 जाएगा? देखिए, मैं इस तरह की प्रिडिक्शन में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि सिचुएशन अगर खराब है तो हम उस हिसाब से प्ले करने की कोशिश करेंगे, बायस हम वैसा रख सकते हैं। बट ये व्यू लेना कि भाई कल निफ्टी 5,000 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हम बेटर ऑफ है, बट इफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ना है। एंड जैसा मार्केट बताए, मार्केट जैसा सिनेरियो, जैसे कि मैंने थर्सडे ही पोजिशनल शॉट सारे काटे। क्यों काटे? कि मार्केट लग रहा है बाउंस देगा, मार्केट ने बाउंस दिया है, एंड हो सकता है और बाउंस देगा, या हो सकता है ना भी दे, किसी को नहीं पता। तो मार्केट, लाइव मार्केट में जो चीज करवाएगा हमसे, हम वही चीज करेंगे। अपने मन से कुछ भी हम अजम्पशन लगा के कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेंगे। लाइव मार्केट में जो दिखेगा वो, प्लस न्यूज फ्लो से हमें केयरफुल रहना है। काफी लोग पूछते हैं सर न्यूज का सोर्स वगैरह क्या है? देखिए, 2-3 ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। अनयूजुअल वेल्स, रेडबॉक्स इंडिया ग्लोबल, और 2-3 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको फॉलो आप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ग्लोबल न्यूज़ वगैरह क्या चल रहा है वो सब आपको पता चल जाएगा। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं भी अपने ग्रुप में डाल ही देता हूँ, तो उस चीज़ से। प्लस कल रात में गोल्ड बहुत ज़्यादा शूट करा है। गोल्ड कल 60,000 क्रॉस कर गया है इंडिया में, और लास्ट एक वीक में गोल्ड 55,000 से 60,000 क्रॉस किया है। ग्लोबली $2,000 तक गोल्ड पहुंच चुका है। ऐसा अनयूजुअल सिनारियो में ही होता है। लोग पैसे निकाल के गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जब भी इस तरह का कुछ हो तो समझिए कि दुनिया में डर कुछ बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।